हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया, जिसमें आप लोगों को मैंने नंबर्स के बारे में बताया। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक होता है टॉपिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है। और दूसरा होता है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये क्या होता है? जाति मान। जाति मान इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, हम लोग इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई एक नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए इसमें ये जो 3 है, ठीक है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और 3 का फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, जो लिखा है मैंने फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि जिस भी डिजिट की मैं बात करूंगा वही डिजिट आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख दोगे, वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि बताइए इसमें 3 का जाति मान क्या होगा या 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3। अगर वही मैं बोलूं कि बताइए इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन इस नंबर है, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान बताइए 3 का, तो आप क्या बोलोगे? पहले हम 3 को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद इस 3 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो आप देखिए इस 3 के राइट साइड में 1 2 3 यानी 3 0 है, तो हम यहाँ पे 3 के राइट साइड में 3 0 बढ़ा देंगे, तो यानी 3000। यानी कि इस जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि 2,43,468, ये कोई एक नंबर है। इसमें 3 का फेस वैल्यू 3 हो गया और 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 3000 हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसके आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर कैसे हम पता करेंगे कि वो 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। ठीक है, ये 2 से कटने वाले नंबर, देखिए बाई 2 यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ 2442, मान लीजिए 2480 लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसकी ये जो इकाई अंक पे क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 0 है, 2 है, 4, 6, 8, अगर इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे डिजिट आपको दिखेगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए 84 ही ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 है यानी कि 2 से कट जाएगा। ये ले लीजिए। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, यानी ये भी नंबर आपका 2 से कटेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। अच्छा, अब 3 से बाई 3 देखते हैं 3 से कटने का क्या रूल है। तो 3 से कटने का ये रूल है कि कोई भी आपका जो नंबर है उसकी जितने भी डिजिट्स है उसको हम सबको आपस में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा अगर वो 3 से कटता है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये कोई एक नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? इसके पर्टिकुलर डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 8
14, 14 3 17 यानी 17 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 क्या 3 से कटेगा? नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा डिजिट है वो आपका 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, कोई एक और नंबर लेते हैं। 415 एक नंबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को आपस में ऐड करेंगे। देखिए 4 और 1 5 और 5 10, ये भी नहीं कटेगा। क्या 10 कभी 3 से कटता है? नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका 3 से नहीं कटेगा। मान लीजिए मैं और कोई नंबर लेता हूँ, ये 441। ठीक है, इसके नंबर को ऐड करिए, 441 ऐड करिए, 4 4 8 और 1 9, 9 आ गया। 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये जो नंबर है 441 ये भी आपका 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग तो सब पता ही होगा आप लोग को, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर ये कैसा पढ़ा रहे हैं बहुत उड़ा के, ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं। ठीक है, बस इस सब का आगे जो भी मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इन सभी कॉन्सेप्ट का आगे यूज़ है आप लोग को, इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 से कटने का क्या नियम है कि कोई भी जो नंबर होगा संख्या, उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होंगे वो या तो 0 होंगे या फिर कोई ऐसे डिजिट होगा जो कि 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 500। ठीक है, इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट का जो 2 अंक है, 2 डिजिट है, वो क्या है? 0 0 है। इसका मतलब कि ये 4 से कटेगा। कोई नंबर ले लीजिए 6464 944। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है। आप इसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे कि क्या है, क्या है? 44 है। क्या 44 4 से कटता है? हाँ जी, कटता है। ठीक है, 11 बार में कटेगा। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो आपका किससे कटेगा? 4 से कटेगा। यही रूल है डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। 5 से कटने का क्या नियम है? देखिए 5 से कटने का नियम यही है कि उस किसी भी नंबर का जो इकाई का स्थान होता है वहाँ पे 0 हो या फिर 5 हो। ठीक, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, कौन सा डिजिट होना चाहिए? 0 या फिर 5। इसका मतलब वो आपका नंबर क्या है? 5 से कटेगा। जैसे 800। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, यानी ये 5 से कट जाएगा। 405, इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 5 है। इसका मतलब ये जो नंबर है 405 क्या करेगा? 5 से पूरी तरह से कटेगा। ठीक है, ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। अगला देखते हैं 6। 6 से कटने का क्या नियम है? बाई 6। देखिए 6, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, लिख सकते हैं कि नहीं? अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 आ गया। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर आपका किससे कटेगा? 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसका एग्जाम्पल देना उचित लगेगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 7। देखिए 7 का जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल बाई 7 जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, जनरली इसको कोई पढ़ाता भी नहीं है और मैक्सिमम बुक्स में इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। कुछ एकाक इसके ट्रिक्स हैं। ठीक है, उसको मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 8। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसकी जिसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। इससे अच्छा आप यही होगा कि आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, जितना आप इसमें रूल लगाएंगे, अपना दिमाग माथापच्ची करेंगे, उससे अच्छा होगा कि आप फट से 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल बाई 8 से कटने का क्या नियम है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 3 टाइम्स 0 हो। ठीक है, 3 टाइम्स 0 हो या फिर उसके लास्ट का जो 3 डिजिट हो वो कोई एक ऐसी नंबर हो जो 8 से क्या हो? कट जाए पूरी तरह से। है समझ में? कोई भी नंबर ऐसे हम ले लेते हैं 1000। 1000 में आप देख रहे हैं इसके लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 000 है। इसका मतलब कि ये 8 से कट जाए। कितनी बार में कटेगा? 125 बार में। ओके, या कोई नंबर ले लीजिए 512, इसका क्यूब होता है ना। देखिए 512 में क्या 3 डिजिट ही है। आप देखिए ये 3 डिजिट जो है 8 से कटेगा। अगर ये 8 से कट जा रहा है इसका मतलब कि पूरा डिजिट कट जाएगा। कोई भी नंबर 2 4 6 9 8 12 1 2 3।
ठीक है। इसका लास्ट का डिजिट देखिए क्या 1 2 3 है। अगर ये 1 2 3 8 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा इतना जो बड़ा सा मैंने नंबर लिखा है ये भी 8 से कट जाएगा। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल बाई 9 देख लेते हैं। बाई 9 में क्या है दोस्तों, जिस तरह से मैंने अभी बताया 3 में, जस्ट वही है। 3 में क्या बताया कि जो भी नंबर आपको रहेगा उसके हम सभी डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से कटेगा तो वो 3 से कटेगा। उसी तरह 9 में भी है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसके हम प्रत्येक डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, जो भी आएगा नंबर, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा, 9 से कटेगा, तो हम मान लेंगे कि वो आपका जो है 9 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और डिविजिबिलिटी बाई 10 देख लेते हैं। देखिए मेरा मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं। डिविजिबिलिटी रूल बाई 10 का क्या रूल है कि कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक में क्या होगा 0, अगर 0 दिया है यानी कि वो आपका 10 से कट जाएगा। अच्छा, मैं अपना मार्कर पहले लेता हूँ। उसके बाद जो है लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 11, ठीक है। यानी 11 से कटने का क्या रूल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही ये अच्छा भी इंटरेस्टिंग भी है, आइए देखते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 देखिए, बाई 11 से कटने क्या नहीं, मान लीजिए कोई नंबर आपका दिया है 2 3 2 3 2 3, ये कोई एक नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि 11 से जो भी नंबर कटेगा उसका नियम ये कहता है कि जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसमें हम सम और विषम स्थान पे जो नंबर आएंगे उसको पहले हम जोड़ेंगे, ठीक। यानी कि जो इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद उनको हम आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक, घटा देंगे। घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर जो नंबर आएगा वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का गुणक होगा, यानी 11 से कटने वाला होगा। तो ऐसा नंबर क्या होगा 11 से पूरी तरह से कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑड प्लेस पे क्या है 2 फिर 2 फिर यहाँ पे 2, इसको हम ऐड कर लेंगे 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6। और फिर यहाँ पर देखिए इसको हम लिख देता ऑड प्लेस, ठीक है, नंबर। और फिर इवन प्लेस नंबर पे क्या क्या हमको दिख रहा है 3 दिख रहा है, फिर 3 है और फिर 3, ये आपका हो गया इवन प्लेस नंबर, ओके। इसको ऐड करिए तो हम 3 + 3 + 3 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका आया है इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 6 - 9 क्या आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या आना चाहिए या तो 0 या फिर कोई 11 का मल्टीपल, ठीक है ना, ये आना चाहिए तभी, यानी कि तो क्या यहाँ पे या तो 0 आया, नो 0 नहीं आया, क्या कोई 11 का मल्टीपल है, नो 3 तो 11 का मल्टीपल है नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने नंबर लिखा है 2 3 2 3 2 3 ये क्या है 11 से नहीं कटेगा। आइए कोई एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि 11 से कट जाए। हम ले सकते हैं ये देखिए एक नंबर मैंने इसको लिया। अब वही करते हैं, पहले इवन प्लेस के नंबर को ऐड करते हैं फिर ऑड को ऐड करते हैं। देखिए ऑड प्लेस पे क्या है 1 1 फिर 2 फिर 1 और फिर 1 ऐड कर लीजिए सबको, 1 1 2 2 4 1 5 1 6 आ गया। फिर माइनस करिए क्या है 2 है, फिर 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6। अब देखिए क्या आ गया 0 आ गया, 0 आया ना, इसका मतलब कि ये जो नंबर है 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, ये जो मैंने नंबर लिखा है बड़ा सा, ये क्या है ये डिविजिबल है बाई 11, यानी 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा बच्चों डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। आइए इसके आगे कुछ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, गुणनखंड के बारे में, ठीक है, यानी गुणनखंड। देखिए अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई एक नंबर मैं लेता हूँ 24,
इसका फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है कि फैक्टर कैसे निकालें, तो आप जनरली क्या करेंगे, जैसे मैं हम लोग एलसीएम निकालते थे उस तरह से करिए। देखिए 24 है, इस तरह लिखिए यहाँ पे 2 3 6 3 3, ठीक है। ये मैंने लिखा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 1। तो ये जो मैंने 24 को इस तरह से लिखा है कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, ये क्या हो गया, यही आपका 24 का फैक्टर है, यानी 24 का गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बोल देगा कि बताइए 24 ये आपने लिखा है 24 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी, क्या बोल सकते हैं, यानी कितने गुणनखंड होंगे 24 के, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स। आइए देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का क्या यहाँ पे मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए पहले एक छोटा सा फार्मूला टाइप के आप समझ लीजिए, फार्मूला ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक इस टाइप में लिखा है a पावर p इंटू बी के पावर q इंटू c टू द पावर r। ये कोई आपको क्वेश्चन दिया, ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यानी a के पावर में p है, b के पावर में q है और c के पावर में r। ये कोई एक क्वेश्चन दिया है। अब बोलेगा कि बताइए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछिए, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैसे निकालोगे, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आप पावर देख रहे हो पावर में क्या है, p है, q है और r है, ठीक है। p q r है, सभी के पावर में 1 1 ऐड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो हम लिखेंगे p और यहाँ पे a के पावर में क्या है, p है, तो p में 1 ऐड कर दो, p प्लस 1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल। अगला में b के पावर में क्या है, q है, फिर लिखेंगे q प्लस 1 मल्टीप्लाई, c की पावर में r है, लिखेंगे r और प्लस 1, ठीक है। तो यही क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी अगर आपको इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दिखे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ये आगे समझ में। आइए इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले 24 का एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए 24 ही लेते हैं, ठीक है। 24 को आप क्या लिख सकते थे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, ये तो होता है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने ही लिखा था, तो ये कुछ इसी टाइप का नहीं आप लोग को दिख रहा है, दिख पा रहा होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम पूछेगा कि बताइए 24 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप लिखिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए 2 के पावर में क्या है, 3 है, तो लिखिए 3 और उसमें 1 ऐड करेंगे प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, 3 के पावर में क्या है, 1 है, 1 लिखिए प्लस 1 करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 4 और इंटू 1 प्लस 1 2, यानी 4 2 जा 8। तो जो 8 आपका आंसर है, ये क्या कर सकते हैं, यानी कि 24 से कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 8 गुणनखंड, ठीक है। 24 के 8 गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हो सकते हैं। आगे समझ में आप लोग को, ठीक है। अब इसके आगे जो पूछेगा कि बताइए कि कितने इवन फैक्टर होते हैं, यानी सम गुणनखंड, सम, और फिर विषम गुणनखंड पूछेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहिए, चूंकि मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आपके लिए ये ठीक रहेगा। अच्छा देखिए इवन फैक्टर की बात करें, ठीक है। इवन फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें पूछेगा, बताइए उस क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपसे, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन इसमें देगा, 2 के पावर p इंटू
बी के पावर क्यू इंटू सी के पावर में आर। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो आपके यहाँ पे 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 के पावर में p रहेगा, b के पावर q और c टू द पावर r रहेगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि टोटल इवन फैक्टर्स। लिखिए टोटल इवन फैक्टर्स। आप क्या करोगे यहाँ पे, तो जो ये 2 है, 2 के जो पावर में क्या है p है, तो उसको पहले आप लिखोगे p, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, b के पावर में जो है q उसको लिखोगे और उसमें 1 ऐड करोगे, q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू c के पावर में r है उसमें भी हम 1 ऐड करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, यानी p एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे, जैसे p यहाँ पे उतारेंगे, फिर q में एक जोड़ के यहाँ लिखेंगे, r में एक जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो बन गया है फार्मूला, ये क्या फाइंड करेगा, इवन फैक्टर्स। ठीक है, यानी इसकी सम गुणनखंड निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, आइए इस पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 24 ही है, इसी पे लेके जाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि इस फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, आप देख पा रहे हैं। तो जो 2 का पावर था उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपली उतार दिया है कि p है तो p डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 है, 2 की पावर 3 तो पहले 3 लिख दीजिए, ओके, मल्टीप्लाई। अब अगले डिजिट पे चलेंगे, 3 की पावर में 1 है तो 1 में क्या लिखेंगे, 1 में 1 ऐड जोड़, एक और जोड़ के 1 प्लस 1 करके यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। तो ये जगह 3 इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया, टोटल क्या आएगा 6। यानी कि 24 में सम फैक्टर से कितने नंबर होंगे, टोटल इवन फैक्टर्स हम अगर पता करें तो क्या आ जाएगा 6। यानी कि 24 में 6 सम गुणनखंड है। 24 के कितने सम गुणनखंड होंगे, तो आप बोलोगे 24 के 6 सम गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे मजा नहीं आया। मान लीजिए हम 106 ले लेते हैं, कोई एक नंबर है 106। कहेगा बताइए 106 में कितने सम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। 106 का क्या करिए, देखिए 106 का आप इस तरह से इसको फैक्टर करिए, 2 5 10, 2 3 6 और कटेंगे। ऐसा करते कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 106 नहीं, मान लीजिए हम इसको जो है क्या ले लें, 96 ले लें, 96 ले लें। ठीक है, देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, 2 करिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 2 3 का 3। यानी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हम 96 जो है 96 को क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर में 1। ये तो है 3 to 5। ठीक है, पूछिएगा बताइए 96 में कितने इवन फैक्टर होंगे। तो आप क्या करोगे, 2 के पावर में जो है उसको एज इट इज नीचे उतारो, 5 लिखेंगे इंटू, और 3 पावर 1 है, 1 ऐड करके लिख देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 5 2 10। ठीक, यानी कि 96 में कितने इवन फैक्टर होंगे, 10। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए देखिए आगे हम चलते हैं। अगला आपका क्या है, अब हम पढ़ेंगे इवन फैक्टर हो गया, अब पढ़ेंगे ऑड फैक्टर। कौन सा फैक्टर, ऑड फैक्टर। ठीक है, यहाँ तो कर लीजिए ऑड। देखिए ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड अगला है। मान लीजिए विषम गुणनखंड में भी क्या है दोस्तों, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि विषम गुणनखंड में तो ये 2 है, 2 को इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए 2 है ही नहीं। विषम मतलब क्या होता है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था, ऑड नंबर क्या 2 आता है, उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे जो 2 दिया है इसको हटा ही दीजिए। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इन दोनों जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी क्यू प्लस 1 ऐड करेंगे इंटू आर में 1 जोड़ देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर। ठीक है ना। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 120, एक नंबर है 120। ठीक है, 120 है, इसका देखिए 15 बन जाएगा और 5 3 कम।
इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं 120, एक हमारा एग्जाम नंबर है 110 120, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 1 और इंटू 5 के पावर में 1, देख सकते हैं 120 को। अच्छा, अब पूछिएगा बताइए 120 में कितने ऑड फैक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि ये 2 है, इसके पावर में जो भी है इसको हटा देंगे, मान लीजिए है ही नहीं, गायब कर दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या, बचा आपके पास 3 और 5, यही तो बचा है, तो इसको गायब नहीं करेंगे, मन में गायब करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 पावर क्या था, 3 था ना, 3 है, 2 पावर 3। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको तो छोड़ देंगे, इन दोनों के पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 + 1, 3 के पावर में 1 + 1 और इंटू 5 के पावर में 1 + 1, यानी कि लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 4। 4 क्या आ गया, 4 आपका आ गया ऑड फैक्टर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में 120 में हमको इवन फैक्टर निकालना होता तो क्या करते हैं, देखिए 120 को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमको इवन फैक्टर, अभी इससे पहले बताया इवन फैक्टर फाइंड करना है, क्या होगा इवन फैक्टर में, देखिए जो 2 है इसका जो पावर सिर्फ पावर लेते हैं, उसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर में 3 है, 3 लिखेंगे 3 इंटू, अब इसके पावर में जो है 1, उसमें 1 और ऐड करेंगे 1 + 1, फिर इंटू 5 पावर 1 है, 1 में एक और 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 + 1 1 2, सॉरी प्लस नहीं इंटू कंडीशन, ठीक, 3 × 2 × 2 क्या आ जाएगा 12, यानी कि 120 में सम गुणनखंड कितने होंगे 12 सम गुणनखंड होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बढ़ चलते हैं। और इसका जो एक लास्ट बचता है प्राइम फैक्टर, ठीक है, हेडिंग डालिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए प्राइम फैक्टर मान लीजिए आपको ये किस टाइप से होगा, क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से लिखा होगा a⁻3 × b⁻q × c⁻r, ठीक है, ये क्यू है, a b c इस तरह से कोई मल्टीप्लाई होंगे, उसके पावर में p q r दिया होगा। तो अगर इसका हमको प्राइम फैक्टर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर वो आपका हो जाएगा, डायरेक्ट इनके पावर को ही आपस में ऐड कर दीजिए, p + q + r, यही आंसर हो गया। ऐसे में जहाँ पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो a b c दिख रहे हैं, ठीक है, a b और c ये कैसे नंबर होंगे, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, कल ही मैंने बताया कि ऐसा कोई नंबर जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है 2 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 7 के पावर में दे रखा है 5, ठीक है। पूछिएगा कि इस नंबर में बताइए कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो आप क्या करोगे, कितना सिंपल है, देखोगे प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, डायरेक्ट इनके पावर को आपस में ऐड करेंगे, 5 + 3 + 5, आंसर आएगा 13, ठीक है। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 13 प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और नंबर सिस्टम में अभी काफ़ी कुछ बाकी है, चलिए देखते हैं इसको अगले क्लास में। थैंक यू।